एक सवाल जो आजकल शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। भारत, जिसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है, वो अचानक ग्लोबल रैंकिंग में नीचे कैसे फिसल गया? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक खास विश्लेषण के जरिए। हाँ, यही वो बड़ा सवाल है। देखिए, एक तरफ तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग लेकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल रैंकिंग में हम चौथे से सीधे छठे नंबर पर आ गए हैं। ये बात सच कहूं तो सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जो नई रैंकिंग्स आई हैं उनमें भारत की अर्थव्यवस्था 2 नंबर नीचे आ गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब हम यूके और जापान जैसे देशों से भी पीछे हो गए हैं। अच्छा, अब पहली नजर में देखें तो इसका कारण बिल्कुल साफ लगता है, रुपए की गिरती हुई कीमत। लेकिन क्या सच में कहानी बस इतनी ही है? अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। सिर्फ 1 साल के अंदर डॉलर के मुकाबले रुपया 85 से गिरकर लगभग 95 तक पहुंच गया। मतलब ये कोई छोटी मोटी गिरावट तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो विश्लेषण है वो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने रखता है। इसके मुताबिक कमजोर होता रुपया वो असल बीमारी है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक लक्षण है, इस सिम्टम। तो फिर असली जड़ क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और यहीं पर यह विश्लेषण अपनी सबसे बड़ी दलील सामने रखता है, जिसे नाम दिया गया है रेबड़ी कल्चर। तो सवाल उठता है कि ये रेबड़ी कल्चर आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये वोट के बदले मुफ्त की चीजें बांटने की राजनीति है। मतलब देश के भविष्य पर, जैसे कि अच्छी शिक्षा या इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाने के बजाय तुरंत फायदे के लिए मुफ्त का सामान या सर्विसेज देना। अब एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। इस विश्लेषण का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर हर साल इन मुफ्त की योजनाओं पर करीब 8.96 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देती हैं। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में जितना बड़ा है, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है इसकी तुलना। विश्लेषण ये बताता है कि मुफ्त की योजनाओं पर होने वाला ये खर्च देश में शिक्षा पर होने वाले कुल खर्च से लगभग 7 गुना ज्यादा है। 7 गुना। और इस पूरी सोच के पीछे का जो तर्क है वो एक बहुत पुरानी कहावत में छिपा है कि किसी को एक दिन का खाना देने से बेहतर है उसे खाना कमाना सिखा दिया जाए। इस विश्लेषण का यही मानना है कि ये जो नीतियां हैं ये लोगों को सशक्त बनाने के बजाय उन पर निर्भरता बढ़ा रही हैं। अब ये विश्लेषण एक कदम और आगे जाता है। वो हमें इतिहास से एक चेतावनी भरी कहानी की तरफ लेकर जाता है, ये बताने के लिए कि इस रास्ते का अंजाम क्या हो सकता है। और ये तुलना किसी छोटे मोटे देश से नहीं है। विश्लेषण का सीधा दावा है कि भारत ठीक उसी रास्ते पर चल रहा है जिसने एक समय में वेनेजुएला जैसी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो विश्लेषण के मुताबिक वेनेजुएला में ये सब हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले वहां जमकर मुफ्त की योजनाएं बांटी गईं। फिर उन योजनाओं के लिए बेतहाशा नोट छापे गए और नतीजा हुआ हाइपर इन्फ्लेशन, यानी आसमान छूती महंगाई। और देखते ही देखते देश की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी में चली गई। वेनेजुएला की कहानी तो एक चेतावनी है ही, लेकिन इस विश्लेषण का यह भी दावा है कि इसके कुछ असर भारत में अभी से दिखने शुरू हो गए हैं। तो विश्लेषण के अनुसार ये असर एक तिहरी मार की तरह हैं। सबसे पहला है कैपिटल फ्लाइट, मतलब विदेशी निवेशक अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा है ब्रेन ड्रेन, यानी देश के टैलेंटेड और टैक्स देने वाले लोग बेहतर मौकों के लिए देश छोड़ रहे हैं। और तीसरा, एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो रही है जो कम प्रोडक्टिव है। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। स्रोत के मुताबिक हर साल 2.25 लाख से भी ज्यादा भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और अपनी बात को और मजबूत करने के लिए ये विश्लेषण एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाने वाले देश का उदाहरण देता है, अल सल्वाडोर। यहां 2 रास्तों का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है मुफ्त योजनाओं का मॉडल और दूसरी तरफ है देश में सुरक्षा और निवेश को पहली प्राथमिकता देने का मॉडल। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी देश के लिए जनता के कल्याण और देश की लॉन्ग टर्म आर्थिक तरक्की के बीच सही बैलेंस क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर देश को अपने हालात के हिसाब से खुद ही खोजना पड़ता है।